तो दोस्तों हाई डिमांड पर मैं लेकर आ चुका हूँ इंसीडियस 2 को, जिसके अंदर मैं काफी इन डेप्थ इसको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो भी काफी लंबी है क्योंकि इसके अंदर मैं पार्ट 1 के भी हिडन डिटेल्स को कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये वाली फिल्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। साथ ही साथ मैंने पीनाक को एक्सप्लेन किया है, थाईलैंड की हॉरर फिल्म को, काफी शार्प टेम्पल वाली मूवी है, उसको भी जाकर देख लीजिए। दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इंसीडियस पार्ट 2 की शुरुआत होती है 1986 के उस समय से, जब रात में जवान एलिस जो होती है वो लोरेन के घर पर पहली बार आई थी। ये वो समय था जब लोरेन एलिस से पहली बार मिली और एलिस को वहां पर कार्ल नाम के आदमी ने बुलाया था। असल में पहले जॉर्ज का इलाज करने के लिए लोरेन ने कार्ल को ही बुलाया था, जो कि खुद भी एक साइकिक एंड डीमोनोलॉजिस्ट होता है। मगर जॉर्ज की एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाली शक्तियों और उस ब्लैक ब्राइड वुमन की फोटोज को देखकर वो समझ गया था कि ये केस सिर्फ एलिस ही संभाल सकती है। तब जाकर लोरेन जो थी वो एलिस को जॉर्ज की वो फोटोज दिखाती है, जिसके अंदर वो ब्लैक ब्राइड वाली वुमन जो थी वो ठीक उसके पीछे खड़ी थी और हर फोटो में वो जॉर्ज के काफी नजदीक आती जाती थी। तब एलिस सब फोटोज को गौर से देखने के बाद में उसको स्माइल करते हुए पूछती है कि मैं जॉर्ज से मिल सकती हूँ क्या। अब ये सुनकर लोरेन तुरंत ही जॉर्ज को बाहर बुलाती है, जिसके साथ हो रही बातों को एलिस के साथ साथ रिकॉर्ड भी करा जा रहा था और वो जॉर्ज से जानना चाहती थी कि उसे असल में क्या फील होता है। तब जॉर्ज एलिस को बताता है कि जब भी वो सोता है तो उसे बुरे सपने आते हैं, जिसके अंदर वो उस ब्लैक ब्राइड वुमन को अपने पास देखता रहता है। ये सुनकर एलिस जॉर्ज से ये कहती है कि वो जॉर्ज के ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, जिस पर जॉर्ज मान जाता है। और फिर एलिस जो होती है वो कैंडल्स की लाइट में जॉर्ज के सामने एक मेट्रोनोम को रखती है, जो कि पिछले पार्ट के अंदर भी उसने इस्तेमाल किया था, जो कि बेसिकली एक टाइमर या फिर टिक टिक वाला डिवाइस होता है, जिसके अंदर क्लिकिंग साउंड्स आती हैं, जिसके चलते आप किसी भी टाइम वगैरह को यहाँ पर नोट कर सकते हो। अब जॉर्ज को उस पर फोकस करने के लिए कहकर वो उसको हिप्नोटाइज करती है। ऐसा करते ही एलिस को जॉर्ज के सपनों के बारे में पता चल सकता था, जिस दौरान उसके जॉर्ज से पूछने पर वो ये बताता है कि वो सपने में अपने आप को बेड पर सोता हुआ देख रहा है और वो जहाँ कहीं पर भी है वहां पर काफी अंधेरा भी है। अब ये सुनकर एलिस उससे पूछती है कि क्या वो अकेला है, जिस पर जॉर्ज नाम में जवाब देते हुए बताता है कि वही लेडी उसके साथ है, जिसको सुनकर एलिस समझ गई थी कि अभी भी वो लेडी इसी घर के अंदर कहीं पर है, जो कि कोई नॉर्मल लेडी नहीं है बल्कि कोई भूत प्रेत है। और इसलिए तब एलिस जॉर्ज से कहती है कि अब वो जॉर्ज के साथ एक गेम खेलेगी, जिसके अंदर वो घर के कोने कोने में जाएगा और जॉर्ज को उसे वार्म या फिर कोल्ड में जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ पर उसे गर्म महसूस हो रहा है और कहाँ पर उसको बहुत ही ठंड महसूस हो रही है। अब जॉर्ज को कोल्ड तब कहना था जब एलिस उस लेडी से दूर हो और वार्म यानी कि गर्म तब जब एलिस उसके नजदीक हो। ये सुनकर जॉर्ज इस बात पर मान जाता है और अब एलिस एक वॉकी टॉकी लेकर पूरे घर में घूमना शुरू करती है। तब शुरुआत में तो जॉर्ज हर जगह को कोल्ड बोल रहा होता है, मगर एलिस के सीढ़ियों के पास जाते ही जॉर्ज उसको वार्म कहता है। ये सुनकर एलिस सीधा ऊपर मौजूद जॉर्ज के रूम में जाती है, जहाँ पर वो जॉर्ज के कमरे के कोने कोने में जा रही थी। लेकिन हर जगह के लिए जॉर्ज घबराते हुए कोल्ड ही कह रहा होता है कि तभी अचानक एलिस की नजर जॉर्ज के क्लोजेट पर जाती है, जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया था और क्लोजेट में काफी अंधेरा भी था। इसी वजह से जॉर्ज एलिस को वहां जाने से रोक रहा होता है, लेकिन वो क्लोजेट के पास जाकर उस आत्मा से पूछती है कि वहां पर वो क्यों आई है और जॉर्ज से क्या चाहती है। लेकिन इस बात पर उस आत्मा की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता, जो कि साफ था कि वो ईविल है। और इस चीज को देखकर एलिस घबराते हुए अपने हाथ को क्लोजेट के अंदर बढ़ाती है, जिसके अगले ही पल उस आत्मा ने एलिस के हाथ पर हमला करके उसको घायल कर दिया था, पंजा मार दिया था। और तब वो जल्दी से नीचे जाकर लोरेन को बताती है कि जॉर्ज के पीछे पड़ी हुई आत्मा काफी ज्यादा ईविल है और खतरनाक है, ये कोई आम आत्मा नहीं थी। ये जानकर तो लोरेन के होश उड़ गए थे, वो काफी घबरा गई थी। अब ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसने कि सबको अंदर तक हिला दिया था। जॉर्ज अचानक से खड़ा होकर कहता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। इतना बोलकर वो बेसमेंट के दरवाजे की तरफ इशारा करता है और जॉर्ज के इशारा करने के कुछ ही सेकंड बाद लोरेन, कार्ल और एलिस तीनों ही दरवाजे को अपने आप खुलता हुआ देखकर हैरान रह गए थे। इससे एलिस को भरोसा हो गया था कि जॉर्ज की शक्ति उसे आगे चलकर और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, बेसिकली और भी ईविल ताकतों को अट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए वो अभी जॉर्ज को सही करने के लिए बस यही कर सकती थी कि वो जॉर्ज के एस्ट्रल प्रोजेक्शन की शक्ति वाली यादों को लॉक कर दे, जिससे कि जॉर्ज दोबारा कभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन नहीं कर पाएगा। और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक वो आत्मा या फिर कोई और भी आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इस पर लोरेन मान जाती है और एलिस बिल्कुल वैसा ही करती है। खैर अब इसके साथ ही कहानी वहां से वापस से प्रेजेंट टाइम में उस समय में आती है जब ब्लैक ब्राइड वुमन ने जॉर्ज को पजेस करके एलिस को खत्म कर दिया था। और उसी चक्कर में अभी जॉर्ज की बीवी रिने जो थी वो पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को जॉर्ज के निर्दोष होने की गवाही दे रही थी कि वो ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि जब जॉर्ज ने लास्ट पार्ट में रिने के ऊपर हाथ रखा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रिने को भी खत्म कर देगा, लेकिन उसके अगले ही पल जॉर्ज अचानक से नॉर्मल बर्ताव करने लग जाता है, जैसे कि इस ब्लैक ब्राइड वुमन को खतरा खाली एलिस से ही था। मगर जब उसकी नजर एलिस
एलिस की लाश के ऊपर जाती है तो जॉश को भी समझ में नहीं आता कि एलिस के साथ ये क्या हो गया, यानी कि उसका खुद की बॉडी पर कंट्रोल नहीं था। और अभी जॉश के ऐसे बर्ताव को देखकर रिने तो खुद भी दंग रह गई थी। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी चीजें रिने जो थी वो पुलिस स्टेशन में बता रही होती है। इसी दौरान जब रिने भूत आत्माएं जैसी चीजें बोलती है तो ऑफिसर उल्टा उस पर भड़क जाता है। उसी समय ऑफिसर रिने को एलिस की खींची गई आखिरी फोटो दिखाता है जो कि उसी ब्लैक ब्राइड वुमेन की थी। उसके बारे में भी रिने उसको सच बताती है, लेकिन ऑफिसर रिने से साफ कह देता है कि एलिस की गर्दन पर इंसानी हाथों के निशान मिले हैं, ना कि किसी भूत प्रेत के। और अगर जॉश के फिंगरप्रिंट उससे मैच हो जाते हैं तो उसको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर रिने काफी परेशान हो जाती है। और अब जैसा कि पुलिस को रिने के घर की इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो कुछ दिनों के लिए रिने को जॉश और अपनी पूरी फैमिली के साथ में अपनी सास यानी कि लोरेन के घर पर ही शिफ्ट होना पड़ता है। तब फॉस्टर जो कि पहले से ही लोरेन के घर पर था वो जॉश और डॉल्टन को देखकर काफी खुश होता है और जॉश को अपना बनाया हुआ कप फोन भी दिखाता है। अब रात में जब सब सोने जा रहे होते हैं तो जॉश डॉल्टन और फॉस्टर के पास जाता है जिन्हें उसी के बचपन वाले रूम में रखा गया था। उस समय जॉश डॉल्टन के वापस आ जाने की वजह से काफी खुश था, जिसके बाद वो उसे गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। और तब फॉस्टर और डॉल्टन जो थे वो फॉस्टर के बनाए हुए कप फोन से खेलने लगते हैं। इसी बीच रिने डाइनिंग एरिया में बैठकर उनके साथ हुई घटनाओं के बारे में सोच रही थी। जिस समय ही कुछ ऐसा होता है जिसने कि रिने के डर को और बढ़ा दिया था। पास में ही रखा हुआ पियानो अपने आप बजने लगता है और रिने जब डरते हुए उसके पास जाती है तो उसको पता लगता है कि उस पियानो की आवाज असल में कमरे में रखे एक स्पीकर से आ रही थी। इसलिए थोड़ा सा शांत होकर रिने स्पीकर को ही बंद करके कैली के रूम में बेबी मॉनिटरिंग डिवाइस को रखने के लिए चली जाती है। मगर तभी उसे पियानो वाले रूम से वापस से पियानो की आवाज आती है, लेकिन इस बार रिने के वहां जाते ही पियानो अपने आप बंद हो जाता है, जैसे कोई आत्मा बस रिने को डरा रही हो या फिर शायद से वार्न कर रही हो। तब रिने उस पियानो की चाबी को बंद कर देती है, लेकिन तभी उसका पैर पास में रखे कैली के बेबी वॉकर से टकरा जाता है और उसमें गाना बजने की वजह से कैली जोर जोर से रोने लग गई थी। मगर जब रिने उसके कमरे में जाती है तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में कैली गाना बजने की वजह से नहीं बल्कि इसलिए रो रही थी क्योंकि वो अपने बेबी बेड से नीचे गिर गई होती है। जी हाँ, 1 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता था। और रिने भी यही सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि बेबी बेड चारों तरफ से कवर्ड था और अभी कैली को सही से खड़ा होना भी नहीं आता। इस चीज ने रिने को अंदर तक हिला दिया था और इसलिए वो तुरंत ही जॉश के पास जाकर उसको बताती है कि वही सारी हॉन्टेड घटनाएं वापस शुरू हो गई हैं। लेकिन जॉश को तो अब इन सब पर भरोसा ही नहीं होता क्योंकि उसके हिसाब से डॉल्टन के आने के बाद सब कुछ सही हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसको सच्चाई पता है यानी कि जॉश को कि आखिरकार क्या होता है तो वो इस चीज को झुठला कह सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर उसी आत्मा का पोजीशन था जिसके चलते वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात कि एलिस की मौत के लिए भी उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी बुरी आत्मा ने ही खत्म कर दिया हो गुस्से में आकर। और यही सब बोलते हुए जॉश रिने को उन सब चीजों से बाहर निकलकर परिवार पर ध्यान देने के लिए कहता है ताकि वो सब फिर से नॉर्मल जिंदगी बिता सके। इसको सुनकर अब रिने भी शांत हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग टकर और स्पेक्स को उनके घर में जाते हुए देखते हैं जहां पर वो एलिस के साथ रहा करते थे। वहां पहुंचकर दोनों एलिस की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी होते हैं, मगर तभी वहां कुछ ऐसा हो जाता है जिसने कि उनको पूरी तरह से चौंका दिया था। एलिस का रिकॉर्ड रूम जिसे एलिस कभी खुला नहीं छोड़ती थी उसका दरवाजा अपने आप खुल गया था, जिसके बाद जब स्पेक्स और टकर डरते हुए उसके अंदर जाते हैं तो वो एलिस के प्राइवेट रूम में पहुंच गए थे। वहां पर पैरानॉर्मल चीजों से रिलेटेड काफी कुछ रखा हुआ था और उसी रूम के अंदर एक छोटा सा कैबिनेट भी था। अब इसके अंदर कई सारे VHS या फिर VCR टेप्स भी थे और एक टीवी था। खैर अब उस कैबिनेट में जाने पर टकर का पैर वहां पर रखी हुई कुछ टेप से टकरा गया था, जिन्हें वापस उठाते समय टकर के हाथ जॉश की 1986 वाली वही VCR टेप लग जाती है जिसे एलिस ने उस समय रिकॉर्ड करा था। उस पर नजर पड़ते ही टकर और स्पेक्स क्यूरियोसिटी के कारण उस टेप को देखना शुरू कर देते हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद से एलिस की आत्मा ने इनको गाइड करा था यहाँ आने के लिए। और यही टेप देखते हुए जब वो जॉश को अचानक खड़ा होकर हवा में बातें करता हुआ देखते हैं तो उनके होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। असल में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जॉश आखिरकार बात किससे कर रहा था। इसी बीच लोरेन जो थी वो अपने घर में किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी और उसकी आंख अचानक खुलती है और तब लोरेन पास के रूम में फॉस्टर और डॉल्टन को देखने चली जाती है। वो दोनों उस समय आराम से सो रहे थे, लेकिन अभी लोरेन के डॉल्टन के पास जाने पर डॉल्टन सोते ही उससे कुछ कहता है जिसको सुनकर लोरेन के रोंगटे खड़े हो गए थे। डॉल्टन ने कहा था कि दादी आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है। ये सुनकर डरते हुए लोरेन जल्दी से सारे लैंप्स को ऑन करके घर में इधर उधर घूमना शुरू कर देती है, यानी कि डॉल्टन इस वक्त भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा था। खैर इस दौरान मेन हॉल के पास जाने पर उसको सफेद कपड़ों में एक लेडी घर में घूमती हुई नजर आती है। उसको देखकर लोरेन जब उसका पीछा करते हुए एक कमरे में जाती है तो वहां पर कोई भी नहीं था, जिससे डरकर लोरेन वापस हॉल में ही आ जाती है। लेकिन तभी पियानो रूम के अंदर रखा हुआ कैली का बेबी वॉकर अपने आप ही गाना बजाना शुरू कर देता है।
जिससे डरते हुए लोरेन जो होती है बंद करती है और वो घबराते हुए मिरर के सामने जाकर अपनी दवाई खाने लगती है। लेकिन तभी उसे मिरर के प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन के अंदर वापस से वही सफेद कपड़ों वाली लेडी अपने पीछे खड़ी दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी डर गई थी। और अभी लोरेन के पलटते ही उस रूम का दरवाजा भी बंद होने लगता है, जिसके बाद जब लोरेन उसको खोलती है तो अचानक उसके सामने जॉश आ गया था, जिसको देखकर लोरेन उसे उस सफेद कपड़े वाली लेडी के बारे में बताने की कोशिश करने लग गई थी। लेकिन जॉश तो बिल्कुल चेंज हो चुका था, उसको इन सब चीजों पर भरोसा नहीं होता और वो ये भी कहता है कि अगर ऐसा कुछ था भी तब भी लोरेन को इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर रिने ये सब सुनेगी तो वापस उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचने लगेगी, जो कि ठीक नहीं होगा उनके परिवार के लिए। अब ये बात तो लोरेन को भी सही लगती है और वो भी उस लेडी को अपना वहम मानकर वापस सोने चली जाती है। अगली सुबह रिने नीचे आती है तो फॉस्टर और जॉश वापस उसी कप फोन से खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस समय डॉल्टन काफी परेशान होकर डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ था। रिने उसके पास जाकर बात करती है तो डॉल्टन उसको बताता है कि उसने पिछली रात एक बहुत ही भयानक सपना देखा। इस बारे में सुनकर रिने उसको अपने सपने के बारे में बताने के लिए कहती है। डॉल्टन बोलता है कि उसे सपने के अंदर लोरेन उसके कमरे में आते हुए दिखाई दी थी। इस दौरान लोरेन के पीछे सफेद कपड़ों में एक लेडी खड़ी हुई थी। ये सुनकर रिने काफी परेशान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल डॉल्टन जो उसको कहता है उसको सुनकर रिने की परेशानी और बढ़ती है। डॉल्टन उसको बताता है कि जब उसने लोरेन को उस लेडी के बारे में बताया था तो लोरेन नीचे चली गई थी और उसके बाद डॉल्टन को कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गई और डॉल्टन के बाहर झांकने पर उसे जॉश हवा में किसी से बातें करते हुए दिखाई दिया था। यानी कि यहाँ पर वो डॉल्टन खुद नहीं था बल्कि उसकी स्पिरिट थी जो कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रही थी, यानी कि उसकी स्पिरिट थी वो। डॉल्टन बताता है कि उसके पिता किसी से ये कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये बताकर डॉल्टन रिने से सवाल करता है कि क्या जॉश बिल्कुल ठीक है। तब रिने के पास सच में इस बात का कोई जवाब नहीं था। अब उनकी इन्हीं बातों के बीच अचानक जॉश गेट पर अजीब तरह से आकर खड़ा हो जाता है और रिने से कहता है कि आज वो बच्चों को स्कूल छोड़ाएगा और रिने घर पर आराम करे। ये सुनकर भी रिने हैरान रह जाती है, क्योंकि आज से पहले जॉश कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आसानी से मानता ही नहीं था। पर उसके बाद भी रिने अभी उसे कुछ नहीं कहती। दूसरी ओर लोरेन, जो कि सच में पिछली रातों की वजह से काफी डरी हुई थी, वो वापस से टकर और स्पेक्स के पास जाकर उनको सब बताती है कि उनके घर में क्या हो रहा है। इस दौरान ही स्पेक्स और टकर भी लोरेन को कुछ दिखाने के लिए एलिस के प्राइवेट रूम में ले जाकर जॉश की रिकॉर्डिंग वाला वीडियो प्ले करते हैं, जिसे अभी एडिट करके टकर ने उसकी ब्राइटनेस को काफी बढ़ा दिया था। लेकिन ब्राइटनेस बढ़ाते ही वीडियो में जो चेहरा सामने आता है उसको देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। असल में उस समय बचपन वाला जॉश जो था वो हवा में किसी भूत से नहीं बल्कि फ्यूचर के इस वाले जॉश से बात कर रहा था। जी हाँ, यानी कि बचपन वाला फ्यूचर वाले जॉश से। और आपको याद होगा कि यहाँ पर फर्दर के अंदर कोई भी टाइमलाइन लीनियर नहीं होती, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट टाइमलाइंस के एस्ट्रल प्रोजेक्टर्स जो होते हैं वो बार बार मिल सकते हैं, आपस में बात भी कर सकते हैं। ये देखकर लोरेन, टकर और स्पेक्स को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये होता कैसे है, और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यही इस फर्दर का रूल्स और रेगुलेशन है। पर तभी लोरेन कहती है कि काश वो इस मामले में एलिस से कुछ हेल्प मांग पाते। अब ये बात सुनकर टकर और स्पेक्स के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो समझ चुके थे कि आगे उनको क्या करना है। इसी बीच लोरेन के घर में जब रेने अपने काम में लगी हुई थी, तभी अचानक उसे उस पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, जो कि रेने को एक सुकून भरी बात बोलता है कि एलिस की गर्दन पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो जॉश के नहीं हैं। इस बारे में जानकर रेने को काफी खुशी होती है। पर उसी समय एज अ व्यूअर हम लोरेन के घर में उसी सफेद कपड़े वाली लेडी को देख पाते हैं। खैर अभी रेने कॉल काट कर सीढ़ियों पर बैठकर सोचने लगती है कि अगर जॉश ने एलिस को नहीं खत्म किया तो एलिस खत्म कैसे हुई। कि तभी कैली का वॉकर बिना किसी के हाथ लगाए रेने की तरफ खिसक आता है। उसको देखकर रेने जल्दी से हॉल की तरफ जाती है, जहाँ पर वही सफेद कपड़ों वाली लेडी सोफे पर बैठकर लोरी गा रही थी। जैसे ही वो रेने के सामने से गायब होती है, वैसे ही रेने को कैली के रोने की आवाज आती है, जिससे कि रेने समझ गई थी कि वो डरावनी आत्मा अब उसकी बेटी के पास है। इसलिए वो बिना देर करे कैली के पास जाती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी रेने उस दरवाजे को खोल नहीं पाती। इस समय रेने को उस लेडी के कैली के कमरे में होने की आवाज भी आ रही थी, जिसको सुनकर पैनिक करते हुए वो जैसे तैसे दरवाजा खोलती है, मगर अंदर जाते ही रेने के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस कमरे में अब ना तो वो लेडी थी और ना ही उसकी बेटी। इससे घबराकर जब रेने नीचे आती है तो वहां अचानक कैली के टॉयज हवा में उड़कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अगले ही पल वो सफेद कपड़ों वाली लेडी रेने के सामने आकर जोर से चिल्लाती है कि उसको छूने की कोशिश भी मत करना, और ये बहुत ही ज्यादा डरावना सीन था। ये कहते हुए उस लेडी की आत्मा ने रेने को चांटा भी मारकर दूर फेंक दिया था, जिसकी वजह से रेने बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर इस समय लोरेन अभी भी स्पेक्स और टकर के पास थी, जिस दौरान उसने उनके घर में कार्ल को भी बुला लिया था, यानी कि जो बचपन में उससे मिला था। अब इतने समय बाद मिलकर लोरेन और कार्ल काफी खुश होते हैं, और तब टकर यही बताता है कि एलिस अक्सर कार्ल के बारे में बातें करती थी कि कार्ल वो दूसरा माहिर इंसान है जिसके साथ एलिस ने अपनी जिंदगी में काम करा है, यानी कि अगर एलिस के बाद कोई है तो यहाँ पर कार्ल ही इन लोगों की हेल्प कर सकता था।
अब आगे लोरेन कार्ल को सारी सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहती है कि उन्होंने वहां पर कार्ल को एक खास मकसद से बुलाया है, जो मकसद था कि कार्ल उनकी एलिस की आत्मा से कांटेक्ट करने में हेल्प करे। तब कार्ल भी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है क्योंकि सिचुएशन काफी सीरियस थी। और अब वो चारों ही एलिस के रूम में जाकर एक टेबल के चारों तरफ सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। उस समय कार्ल काफी सारे अल्फाबेट वाले डाइस निकालते हुए बताता है कि सब लोगों का स्पिरिट से कांटेक्ट करने का तरीका अलग होता है और कार्ल इन डाइसेस की मदद से ही एलिस से संपर्क करेगा। ये बताकर कार्ल एलिस की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है, जिस दौरान शुरुआत में तो वो इसमें कामयाब नहीं होता, मगर जैसे ही वो इसमें कामयाब होता है तो पूरे घर की लाइट फ्लिकर करना शुरू कर देती है। टीवी भी अपने आप ऑन होकर बंद हो जाता है और रूम में जल रही कैंडल्स की लौ जो होती है वो बिना हवा के हिलने लगती है। अब इससे डरकर स्पेक्स तो एक बार को सर्कल तोड़ने वाला था, लेकिन कार्ल उसे ऐसा करने से मना करता है। खैर कार्ल एलिस की आत्मा से सवाल करता है कि उसको किसने खत्म किया, जिस पर एलिस एक लेडी के बारे में बताती है। और जब कार्ल ये पूछता है कि वो लेडी कहाँ पर है, तो एलिस डाइस पर कुछ ऐसा बनाती है जिसको देखकर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह है क्या। डाइस पर आवर लेडी ऑफ द एंजल्स लिखा हुआ था, जिसको देखकर सबसे ज्यादा हैरान लोरेन हो गई थी। लोरेन के हिसाब से ये एक हॉस्पिटल का नाम था जिसमें पहले लोरेन काम करती थी, मगर अब वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है। इसी बीच दूसरी ओर जॉश, डॉल्टन और फॉस्टर को स्कूल छोड़कर घर में लौट आता है, जहाँ पर रिने बेहोश पड़ी हुई थी। अब जॉश यहाँ अपनी बीवी को देखकर बिल्कुल भी नॉर्मल बर्ताव नहीं करता। ये देखकर जॉश जो होता है वो उसे उठाकर सोफे पर लिटा देता है और काफी क्रीपी वे में रिने को किस करने लगता है। तभी हम लोरेन को देखते हैं जो कि टक्कर, कार्ल और स्पेक्स के साथ आवर लेडी ऑफ द एंजल्स हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गई थी, जिसके अंदर जाने पर लोरेन सबको अपने साथ हॉस्पिटल के ईस्ट विंग की तरफ ले गई थी, क्योंकि पहले वहीं पर उसकी ड्यूटी लगा करती। हालांकि अभी लोरेन को समझ में नहीं आ रहा होता कि कार्ल उन सबको वहां पर क्यों लेकर आया है, या फिर ये कहें कि एलिस वहां पर उनको क्यों भेज रही है। इस पर कार्ल बताता है कि शायद एलिस चाहती है कि वो लोग उस जगह पर आकर कुछ जाने। यही बताते हुए वो लोरेन से पुराने समय के बारे में याद करने के लिए कहता है, कोई ऐसा क्लू जिसके बारे में पता लग पाए कि आखिरकार ये केस क्या है। खैर इसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक कमरे के पास पहुंचते ही कार्ल को अपनी साइकिक शक्तियों की वजह से किसी बहुत ही भयानक डरावनी चीज के होने का एहसास हो जाता है, जिसकी एक झलक को देखकर ही कार्ल बहुत डर गया था। आगे उस रूम के अंदर जाने पर लोरेन सबको बताती है कि ये रूम तो असल में आईसीयू हुआ करता था, जिसमें एक बार वो जॉश को भी लेकर आई थी। उस समय वहां पर पार्कर नाम का एक बूढ़ा आदमी एडमिट था, जिसके बारे में लोरेन नर्स से पता कर ही रही होती है कि तभी जॉश वहां रखी वाइटल मशीन्स को देखना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक पार्कर जॉश को अजीब तरह से पकड़ लेता है, जिसके बाद सब जैसे तैसे जॉश को फ्री करवाते हैं। यानी कि ये बचपन की बात थी जो कि वो बता रही थी। और उसके बाद से लोरेन जॉश को अपने साथ हॉस्पिटल कभी लेकर नहीं आई। अब ये बताने के बाद लोरेन कुछ दिन के बाद के हादसे के बारे में बताती है। जब वो अपने काम को खत्म करके हॉस्पिटल से लौट रही थी, तभी उसके लिफ्ट में जाते ही लोरेन को लिफ्ट में पार्कर दिखाई देता है, जिसको देखकर लोरेन हैरान होकर पार्कर से कहती है कि उसको इस तरह से ना घूमकर आराम करना चाहिए। लेकिन पार्कर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही लिफ्ट से निकलकर बाहर चला जाता है। ये देखकर लोरेन काफी हैरान थी। इसी वजह से वो रिसेप्शन पर बैठी हुई नर्स से ये पूछती है कि पार्कर ऐसे आईसीयू के बाहर क्यों घूम रहा था। असल में इस आदमी का फुल नाम था पार्कर क्रेन। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट बुरी तरह से दंग रह जाती है, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि पार्कर ने एक दिन पहले ही सुबह हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर खुद को खत्म कर दिया था। जी हाँ, ये बात जानकर तो लोरेन का दिमाग पूरी तरह चकरा जाता है, विच मीन्स कि यहाँ पर लोरेन के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शक्तियां थी, विच एक्सप्लेन्स कि जॉश के अंदर शक्तियां कहाँ से आई। प्रेजेंट टाइम में लोरेन को समझ आता है कि उस दिन उसने पार्कर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को देखा था। तब कार्ल को लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं पार्कर से जुड़ा हुआ है और इसलिए वो लोरेन से पूछता है कि पार्कर को यहाँ पर क्यों लाया गया था। लोरेन बताती है कि पार्कर ने खुद के प्राइवेट पार्ट को ही काटने की कोशिश करी थी, मगर क्यों इस बारे में किसी को पता नहीं होता। दूसरी ओर लोरेन के घर में जब जॉश रात में बाथरूम जाता है तो अचानक उसका एक दांत टूट जाता है, जिसको देखकर जॉश भी हैरान हो गया था। तभी पीछे से आ रही एक लेडी की आवाज जॉश को कहती है कि तुम्हारा मरा हुआ शरीर इस जिंदा शरीर को सड़ा रहा है और अगर तुमको सही होना है तो तुम्हें सबको ही खत्म करना पड़ेगा। ये सुनकर जॉश डरते हुए उस आवाज को माँ कहते हुए ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन जॉश के अंदर जो कुछ भी था उसके पास नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए ऐसा करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन जॉश के अंदर जो कोई भी चीज थी उसके पास नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था।
तभी जॉश को रिने के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि इतनी देर बाद जाकर होश में आई थी और उसे कैली के लिए काफी डर लग रहा था। जिस पर जॉश उसको बताता है कि कैली तो अपने कमरे में पूरी तरह ठीक है, जिसको सुनकर रिने एकदम से हैरान रह जाती है। जब वो कैली को देख लेती है तो जॉश से रोते हुए कहने लगती है कि उन चीजों ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है और रिने और जॉश को अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब ये सुनकर जॉश तो बहुत ही ज्यादा कैजुअल वे में कहता है कि उन्हें बस हॉन्टेड चीजों को इग्नोर करना है, जिससे जो कोई भी घर में है वो यहाँ से अपने आप ही चला जाएगा। रिने को जॉश का ये बर्ताव बिल्कुल ही अजीब लग रहा था और अभी वो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी नीचे वाले कमरे में मौजूद पियानो वापस से अपने आप ही बजना चालू हो जाता है, जिसको सुनकर जब जॉश और रिने नीचे आते हैं तो वो पियानो अपने आप शांत हो गया था। हालांकि जॉश अभी भी उसको देखकर ज्यादा हैरान नहीं होता, जैसे कि उसको एक्सपेक्टेड हो ये सब। और वैसे भी हम जानते हैं कि भैया उसके अंदर किसी की स्पिरिट थी, जिसके चलते यहाँ पर उसको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अब इसी वजह से इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए रिने पहले तो पियानो के पास जाकर उस पर एक धुन प्ले करती है और जॉश से ये पूछती है कि क्या तुमको ये गाना याद है। तब जॉश इस पर कुछ भी नहीं कहता, जो कि रिने को यकीन दिलवा देता है कि सच में जॉश के साथ कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। असल में ये गाना खुद रिने ने ही जॉश के लिए लिखा था और कुछ समय पहले पियानो पर भी यही धुन अपने आप बज रही थी। अब रिने इस बारे में जॉश से बात करने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही जॉश एक बैट उठाकर रिने को कमरे में रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद उनके घर में कोई घुस आया है। अब इसी बीच हॉस्पिटल में कार्ल और बाकी सब अभी रिकॉर्ड रूम में पार्कर क्रेन की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी दौरान उनको एक फाइल में ये जानकारी मिल जाती है। उससे उनको उसका पूरा नाम पता चल जाता है, जो कि पार्कर क्रेन ही था और शायद अब क्रेन पार्कर के घर में जाकर ही उन्हें पूरी सच्चाई पता चल सकती थी। इस वजह से वो सब पार्कर के घर में जाते हैं, जो कि अब तक पूरी तरह खंडर हो गया था, यानी कि यहाँ पर अब कोई भी नहीं था। उन लोगों को अंदर जाने के लिए भी खिड़की तोड़नी पड़ती है। तब घर के अंदर कदम रखते ही कार्ल को एहसास होने लगता है कि वहाँ सच में काफी बुरी चीजें हुई थी। इवन उन लोगों को घर के अंदर चारों तरफ किसी चीज के सड़ने की बदबू आ रही होती है। जिसके बाद लोरेन और कार्ल नीचे के फ्लोर को देखने लगते हैं, जबकि टकर और स्पेक्स जो थे वो छानबीन करने के लिए ऊपर वाले हिस्से में चले गए थे। ऊपर एक कमरे के बाहर एक बेबी कार्ट में बच्चे की डॉल रखी हुई थी और वो कमरा अंदर से मकड़ी के जाले लगे हुए खिलौनों से भरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई लड़की रहा करती थी छोटी सी। और यही सेम शक स्पेक्स को होता है। उसको लगता है कि शायद पार्कर की बेटी का कमरा होगा ये, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा डॉल हाउस भी रखा हुआ था। और अभी पार्कर और स्पेक्स इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे रखे हुए कई सारे रॉकिंग हॉर्सेस अपने आप ही हिलना शुरू कर देते हैं और ठीक उसके अगले ही पल टकर और स्पेक्स को अपने पीछे से कोई लड़की कमरे में भागती हुई नजर आती है। इससे एक बार को तो उन दोनों की सांसें थम गई थी, पर तभी स्पेक्स दिमाग लगाकर कैमरा के लेंस को पीछे की तरफ करता है और तब उन्हें एक छोटी बच्ची बेड पर बैठी दिखाई देती है। अब उसको देखकर वो दोनों धीरे धीरे उसके पास जा रहे थे, जिस दौरान उनके पलटने पर भी वो लड़की बेड से गायब नहीं होती और टकर और स्पेक्स से बस इतना कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो तुमको देख लेगी तो मुझसे तुम दोनों को खत्म करवा देगी। अब ये सुनकर वो दोनों डर कर चुपचाप कमरे से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद जब टकर बाहर से कमरे में वापस झांकता है तो अंदर से वो लड़की भी गायब हो गई थी। दूसरी ओर लोरेन के घर में जब डॉल्टन सो रहा था तभी उसे पास में रखे फॉस्टर के कब फोन से किसी लेडी की आवाज आती है, जो कि डॉल्टन को उठने के लिए कह रही थी। जिस पर शुरुआत में तो डॉल्टन को ये फॉस्टर कोई मजाक लग रहा होता है और इसलिए वो कब फोन के अंदर फॉस्टर से सोने के लिए बोलता है। मगर जैसे ही वो लेडी डॉल्टन से कहती है कि वो फॉस्टर नहीं है तो डॉल्टन चौंक कर उठ जाता है और हम देख पाते हैं कि सच में फॉस्टर आराम से सो रहा था और कब फोन का दूसरा हिस्सा उस क्लोजेट के अंदर पड़ा हुआ था, जिससे कि 1986 की टाइमलाइन में उस ब्लैक ब्राइड वुमेन ने एलिस के ऊपर हमला करा था, पंजा मारा था उसके हाथ पर। ये देखकर डॉल्टन काफी डर जाता है और तभी वो लेडी कहती है कि हम वो हैं जिसे उसने मारा है और हम बहुत सारे हैं। ये सुनकर डॉल्टन फॉस्टर को जगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फॉस्टर उसकी बात नहीं सुनता। तभी उस क्लोजेट का दरवाजा अपने आप खुलता है और उसमें से एक लड़की घायल हालत में बाहर आकर डॉल्टन से हेल्प मांगने लगती है। जिसके अगले ही पल डॉल्टन को कई सारी औरतों की आत्माएं अपने कमरे में खड़ी दिखाई देती हैं। ये देखकर डॉल्टन काफी डर गया था। जिस पल ही उसको एहसास हो जाता है कि वो अभी भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा था और इसलिए वो जल्दी से अपने शरीर में वापस जाकर खुद को कंबल से ढक लेता है। जिसकी अगले ही पल डॉल्टन के चिल्लाने की आवाज सुनकर रिने उसके पास आकर उसको शांत करवाती है। इस समय पर जॉश सीढ़ियों पर बैट लेकर अपने आप में ही बड़बड़ा रहा होता है कि तुम उस तक पहुंचना चाहते हो लेकिन तुम नहीं पहुंच पाओगे और अब से आत्माएं ही तुम्हारी दोस्त हैं। अब ये बोलकर जॉश ऊपर चला जाता है। जिसके अगले ही पल हम असली जॉश की आत्मा को देखते हैं, जो कि पियानो के पास खड़ी होकर जोर से चिल्ला रही थी। यानी कि जो कोई भी जॉश के अंदर है वो जॉश तो नहीं था और जॉश की आत्मा लगातार ट्राई कर रही थी कि वो अपने शरीर के अंदर चला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा
रहा था। और इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि असल में जॉश जो था उस दिन अपनी बॉडी में लौट ही नहीं पाया और उसके शरीर में वही ब्लैक ब्राइड वुमन की आत्मा आ गई थी। इसी वजह से असली जॉश की आत्मा पियानो पर रिने की लिखी हुई धुन बजाकर रिने को सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी। यानी कि हर बार गलत आत्मा नहीं होती घर के अंदर, कभी कभी आपके अपने भी हो सकते हैं। यानी कि वो पियानो अपने आप नहीं बजा था बल्कि जॉश की रियल आत्मा उसको बजा रही थी। खैर दूसरी ओर पार्कर के घर में जब कार्ल को समझ में नहीं आता कि आखिरकार एलिस की आत्मा ने उनको यहाँ तक गाइड क्यों करा और उनको यहाँ पर क्या ढूंढना है, तो वो अपने ही डाइस निकाल कर यही सवाल एलिस की आत्मा से पूछता है, जिस पर एलिस जवाब देती है कि मॉर्स यानी कि मौत। और ये पढ़कर तो कार्ल को फिर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी लोरेन भी वहां पर आ जाती है और वहां लोरेन की नजर एक पेंटिंग के ऊपर जाती है जिसके अंदर वही लेडी थी जिसकी आत्मा को लोरेन ने अपने घर में देखा था। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर वही आत्मा थी व्हाइट ड्रेस के अंदर जिसने की चांटा मारा था रिने को, और उसके साथ वो बच्ची भी थी जिसकी आत्मा थोड़ी देर पहले स्पेक्स और टकर ने उस बेडरूम के अंदर देखी थी जहाँ पर कई सारे खिलौने थे। अभी लोरेन इस बारे में कार्ल को बताई रही होती है कि तभी लोरेन के बिल्कुल ऊपर लगे हुए झूमर के स्क्रूज अपने आप निकलने लगते हैं, जैसे कि कोई शक्ति नहीं चाहती हो कि इनको सच्चाई पता चले। और वो झूमर लोरेन के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन किस्मत से समय रहते कार्ल ने लोरेन को बचा लिया था। और तब जाकर कार्ल को समझ आता है कि जिस आत्मा ने उसे जवाब दिया वो एलिस की आत्मा नहीं थी। इसलिए वो वापस डाइस निकालकर उस आत्मा से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो आत्मा जवाब देती है कि मदर मोर्टिस। और ये देखकर तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर कार्ल समझ जाता है कि वो आत्मा असल में पीटर क्रेन की माँ की आत्मा है। जी हाँ, और अब सवाल ये उठता था कि क्रेन पार्कर की माँ की आत्मा लोरेन के घर में क्या कर रही थी, वहां पर सबको हॉन्ट क्यों कर रही थी। अब इस बारे में वो सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें पास रखी हुई किताब के शेल्फ के पीछे से अजीब आवाजें आने लगती हैं और शेल्फ को ध्यान से चेक करने पर उनको पता लगता है कि पीछे एक खुफिया कमरा भी है। तब वो उस शेल्फ को उस जगह से हटाते हैं और सबको बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। अभी टकर के उस कमरे में जाने पर उसे अंदर कई सारी कुर्सियों में कुछ तो कपड़े से ढका हुआ दिखाई देता है, मगर वो जैसे ही कपड़ा हटाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तब उसकी आवाज सुनकर बाकी सब भी अंदर आ गए थे और तब उनको पता लगता है कि वहां मौजूद हर एक कुर्सी पर एक लेडी की लाश पड़ी हुई थी। आगे उस कमरे की अच्छे से तलाशी लेने पर उन लोगों को टॉर्चर करने वाले टूल्स दिखाई देते हैं, जिसका मतलब उन सभी लेडीज को टॉर्चर करके खत्म करा गया था। और पास के ही एक संदूक में ब्राइड इन ब्लैक नाम के एक सीरियल किलर की खबर और रिकॉर्ड पड़े हुए थे। ब्राइड इन ब्लैक असल में वही ब्लैक ब्राइड वुमन थी जो कि बचपन से जॉश के पीछे पड़ी हुई थी। खैर अभी उनमें से एक रिकॉर्ड को पढ़ने पर सबको पता लगता है कि ब्राइड इन ब्लैक के पास से एक लड़की जो थी वो जैसे तैसे भागने में कामयाब हो गई थी, जिसने की बाद में बताया कि वो उन लड़कियों को पकड़कर उनको टॉर्चर करती है और उनका सामान लूट कर उनको खत्म कर देती है। ये जानकर सब पूरी तरह हैरान रह गए थे, जिसके अगले ही पल कार्ल की नजर कमरे में मौजूद एक पुतले पर जाती है जिसने की ब्राइड इन ब्लैक के कपड़े पहने हुए थे। उसको देखकर सब काफी डर जाते हैं, पर कार्ल उसे छूकर जानता है कि ब्राइड इन ब्लैक असल में कौन थी। और इस समय जो राज उसको पता चलता है वो उसके होश पूरी तरह उड़ा देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं ब्राइड इन ब्लैक के असली पत्ते। सबसे बड़ी बात ये थी, सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ब्राइड इन ब्लैक असल में कोई लेडी नहीं थी बल्कि खुद क्रेन पार्कर था। जी हाँ, जो कि अपनी माँ की खुशी के लिए ब्राइड इन ब्लैक का मेकअप करके लड़कियों को टॉर्चर करके खत्म कर दिया करता था। इवन जिस बच्ची की आत्मा अभी बेड के अंदर टकर और स्पेक्स को दिखाई दी थी तो वो कोई और नहीं बल्कि वो बचपन वाला क्रेन पार्कर था, जिसे अपनी माँ का पागलपन बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर उसे जबरदस्ती अपनी माँ के कहने पर उस समय से लेडीज को मारना पड़ता था और एक लड़की बनना पड़ता। यानी कि शायद से उसकी माँ को हमेशा से कोई लड़की चाहिए थी, तो वो अपने ही बेटे को बार बार लड़की होने पर मजबूर करा करती। विच एक्सप्लेन्स कि जॉश के अंदर का जो पार्कर क्रेन था वो बार बार क्यों किससे बात करता था और उसको मदर क्यों बुलाता था, क्योंकि वो उसकी रियल माँ की आत्मा थी जो हमेशा उसके साथ चिपकी रहती। और यही वजह थी कि बड़ा होने के बाद भी पार्कर अपने बचपन को आम तरह से नहीं जी पाया था और उसका उसे काफी रिग्रेट था, जिसकी वजह से उसने जॉश को चूज करा था ताकि उसके शरीर में जाकर वो अपने बचपन को जी पाए। और अभी जैसा कि पार्कर की माँ की आत्मा लोरेन के घर में थी तो लोरेन समझ जाती है कि जॉश की बॉडी में असल में पार्कर क्रेन खुद है और उसको कोई और नहीं बल्कि असल में पार्कर क्रेन की माँ की आत्मा ही गाइड कर रही है। इसी वजह से सुबह जब रिने घर के बाहर अपनी गाड़ी लेकर आती है तो लोरेन अचानक उसके पास जाकर सबसे पहले तो जॉश के बारे में पूछती है, जो कि असल में बीमार होने की वजह से सो रहा था, मगर उसकी अजीब हरकतों की वजह से रिने फॉस्टर और डॉल्टन को जेसिका के घर में छोड़कर आई थी। और जेसिका कोई और नहीं बल्कि उनकी पड़ोसी थी जिसने की इस मूवी के अंदर असिस्टेंट प्रोड्यूसर का भी काम किया है। अब ये जानकर लोरेन रिने से उसके साथ चलने को कहती है, जिस पर रिने तुरंत ही कार से वहां से चली गई थी। और अभी उन दोनों के वहां से जाते ही जॉश की आंख खुल जाती है। अब वैसे लोरेन रिने को
जानबूझकर अपने साथ लेकर गई थी क्योंकि उन्होंने पार्कर को जॉश की बॉडी से निकालने का एक प्लान बनाया हुआ था। उस प्लान के हिसाब से अभी कार्ल, स्पेक्स और टकर लोरेन के घर के बाहर एक वैन में मौजूद थे। जिस समय कार्ल एक माइक्रोफोन अपनी बॉडी में लगाकर एक बेहोशी का इंजेक्शन लेकर जॉश के पास जाने वाला था ताकि उसको बेहोश करके काबू करा जा सके और बाद में असली जॉश को उसकी बॉडी में किसी तरह वापस लाया जा सके, यानी कि उसकी स्पिरिट को। उस माइक्रोफोन से टकर और स्पेक्स कार्ल पर नजर रखते हैं और जब भी उसको जरूरत होती तो वो दोनों भी घर के अंदर आ जाते। अब आगे कार्ल घर पर दस्तक देता है, जिसके बाद जॉश के बाहर आते ही कार्ल ने उससे एलिस के बारे में बातें करना शुरू कर दिया था और कार्ल बताता है कि वो एलिस का दोस्त है और वो जॉश से ऐसे बात कर रहा होता है जैसे कि वो बस एलिस की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। तब जॉश भी उसे घर के अंदर इनवाइट कर लेता है, जहां पर जॉश साफ कहता है कि उसे एलिस की मौत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर कार्ल ने उसके सामने जानबूझकर ब्राइड इन ब्लैक की बात छेड़ दी थी, जिसको सुनकर जॉश के होश उड़ जाते हैं। तभी कार्ल की नजर जमीन पर पड़े हुए जॉश के एक टूटे हुए दांत पर जाती है, जिसको कार्ल ने अपना चश्मा गिराकर उसको उठाने के बहाने से ही अपने पास रख लिया था। खैर इसके बाद कार्ल वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जॉश अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। अब इससे कार्ल एक बार वो काफी डर गया था, मगर तभी जॉश बड़े प्यार से उससे पूछता है कि वो चाय या फिर कॉफी क्या लेगा, जिस पर कार्ल घबराते हुए उसे पानी लाने के लिए कहता है, जिसको सुनकर जॉश पानी लेने चला जाता है। मौका देखकर कार्ल उस दांत को अपनी जेब में डालकर बेहोशी की दवाई इंजेक्शन में भरना शुरू करता है। तभी जॉश भी पानी लेकर आ जाता है, जिस वक्त उसने अपना एक हाथ पीछे कर लिया था। और तभी जॉश कार्ल से बातें करते हुए अचानक उसके डाइसिस के बारे में पूछता है। अब ये सुनकर कार्ल के होश उड़ चुके थे, क्योंकि अब तक उसने जॉश को डाइसिस के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन जॉश के हिसाब से वो बातें उसे उसकी माँ ने बताई थी। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जॉश यहाँ पर लोरेन की नहीं बल्कि पार्कर की माँ मदर मॉर्टिस यानी कि मिशेल क्रेन के बारे में बात कर रहा था। तभी कार्ल जो था वो जॉश से जानने की कोशिश करता है कि उसने अपने हाथ में पीछे क्या छुपा रखा है। तो जॉश जो होता है वो मजाक करते हुए कहता है कि ये भी तुम अपने डाइस से क्यों नहीं पूछ लेते। तब कार्ल भी ऐसा ही करता है, लेकिन वो डाइस से सवाल करते हुए जॉश का नहीं बल्कि पीटर का नाम लेता है और इससे जॉश के शरीर में मौजूद पीटर के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब डाइस के हिसाब से जॉश ने अपने पीछे चाकू छुपा रखा था, जिसकी मदद से वो कार्ल के ऊपर हमला कर देता है और उनकी झड़प के दौरान कार्ल जॉश को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। मगर जॉश के अंदर जो पार्कर था वो सच में काफी ताकतवर था, जो कि कार्ल को ही काबू करके उसका गला जकड़ लेता है। तभी स्पेक्स और टकर भी अंदर आकर जॉश को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जॉश कार्ल का गला घोंटकर उसको बिल्कुल ही खत्म कर देता है और स्पेक्स को जमीन पर गिराता है और टकर को बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाकर बाद में स्पेक्स को भी बेहोश कर देता है। वहीं इन सब से अनजान लोरेन ने रिने से एक जगह गाड़ी रुकवाकर उसको सारी बातें बता दी थी कि कैसे वो लोग जॉश को वापस लाने वाले हैं। अब दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि जो कार्ल था वो खत्म तो हो गया था, लेकिन तभी उसकी स्पिरिट जो होती है उसकी आंखें सीधा मरे हुए लोगों की दुनिया में खुलती है, जो कि जॉश के सामने लोरेन के घर में था, जिसको देखकर कार्ल समझ जाता है कि वो खत्म हो चुका है और फर्दर में आ गया है। उस समय जॉश उसको बताता है कि अपने शरीर से इतने समय तक दूर रहने की वजह से वो कमजोर होता जा रहा है, यानी कि वो जॉश से मिल गया था, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उसे कैसे भी अपने शरीर में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पार्कर क्रेन की स्पिरिट अपने शरीर के अंदर जाने नहीं दे रही थी। साथ ही साथ उसकी हेल्प कर रही थी उसकी माँ यानी कि मिशेल क्रेन। तब कार्ल को पता नहीं होता कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन अगर वो इस दुनिया में एलिस को ढूंढ लेते हैं तो उनकी हेल्प जरूर हो जाएगी। यही बताकर कार्ल अभी जॉश को अपने साथ फर्दर वर्ल्ड के अंधेरे में लेकर जाता है, जहां अचानक कार्ल कुछ देखकर हैरान सा रह गया था। उसके हिसाब से जॉश के सामने एक बूढ़ी आत्मा बार बार उससे कह रही थी कि उसके पास तुम्हारा बच्चा है। यही बोलते हुए जब वो आत्मा एक तरफ इशारा करती है तो उस तरफ जॉश को अपना पुराना घर दिखता है, जिसके बाहर वही डिमोनिक आत्मा थी जिसने की फर्स्ट पार्ट में रिने को खत्म करने की कोशिश करी थी। उसको देखकर जॉश तुरंत अपने उस घर की तरफ जाने लगता है और ये असल में पार्ट 1 का वही समय था जब रिने पहली बार रात में जॉश को बता रही थी कि उसे उस घर में काफी अजीब महसूस होता है। तब फ्यूचर का जॉश असल में अपने बच्चों को बचाने के लिए ही घर के दरवाजे को खटखटा रहा होता है, जिसको सुनकर पास्ट वाला जॉश यानी कि पार्ट 1 वाला जॉश रिने को कमरे में ही रहने के लिए कहकर खुद नीचे जाता है। लेकिन जॉश के एस्ट्रल फॉर्म में होने की वजह से उस समय वाला जो जॉश होता है वो वहां पर इस वाले जॉश को नहीं देख पाता और उसी समय रिने को कैली के रोने की आवाज भी आई थी और तब पास्ट वाला जॉश दरवाजा लॉक करके घर के अंदर आ जाता है। लेकिन अभी हमारा वाला जॉश यानी कि जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा था वो इस बात को समझ गया था कि ऊपर वो आत्मा कैली के पास पहुंच गई है और इसलिए वो दरवाजे को खोलकर उस आत्मा के पास
जाकर उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है, विच एक्सप्लेन्स कि उसी दौरान दरवाजा खुलने की वजह से सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू क्यों हो गया था। और जब पास्ट वाला जॉश मेन गेट के पास वापस लौटता है तो उसे गेट खुला हुआ मिला था। खैर लड़ाई में हम ये देख पाते हैं कि जो जॉश एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा था पार्ट 2 वाला, वो कमजोर होने की वजह से उस आत्मा से हार रहा था। लेकिन तभी हमारी एलिस यानी कि इंसीडियस वाली चाची खुद पहुंचकर उस आत्मा को वहां से भगा देती है। तब जॉश सबसे पहले तो एलिस से माफी मांगता है कि उसने उसको खत्म कर दिया, जिस पर एलिस बहुत ही प्यार से जवाब देती है कि एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है और सबको झेलना ही पड़ता है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अब तभी वो जॉश को प्यार से गले लगाने के बाद कार्ल को भी गले लगाती है, जिस दौरान कार्ल उसको इमोशनल होकर कहता है कि मैं हार गया, मगर एलिस तो बहुत ही स्वीटली उसको कंसोल करती है और बाद में जॉश से सब कुछ जानने के बाद उसको बताती है कि पार्कर कहीं ना कहीं अपने बचपन की यादों की वजह से दुखी है और इसलिए अगर वो पार्कर के बचपन में जाकर उसकी बुरी यादों को खत्म कर देंगे तो पार्कर को भी मुक्ति मिल जाएगी। पार्कर की यादों में जाने के लिए वो उस जगह का सहारा ले सकते थे जहां से उसकी आत्मा आकर जॉश को डराया करती थी, मगर जैसा कि बचपन में एलिस ने खुद ही जॉश की यादें मिटा दी होती हैं तो जॉश को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। तब एलिस उन्हें बचपन वाले जॉश के पास चलने के लिए कहती है और अब वो सब वहां से 1986 के उसी टाइम में चले जाते हैं जब एलिस पर पहली बार ब्राइड इन ब्लैक ने हमला किया था और वो जॉश की यादें मिटाने वाली थी। उस समय फ्यूचर वाला जॉश छोटे वाले जॉश से ब्राइड इन ब्लैक की लोकेशन के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर छोटा जॉश ये कहता है कि मैं आपको दिखाता हूँ और यही कहकर उसने बेसमेंट के गेट की तरफ इशारा करा था। और तब जाकर एलिस समझ जाती है कि जॉश आखिरकार 1986 के उस टाइम में उन लोगों की हेल्प कर रहा था, यानी कि फ्यूचर इवेंट्स उसी टाइम पर हो रहे थे। और आप जानते हो कि फर्दर के अंदर टाइमलाइन बिल्कुल भी लीनियर नहीं रहती, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि मूवी की शुरुआत में जो जॉश होता है छोटा वाला जो बेसमेंट के अंदर जा रहा था बातें कर रहा था, वो असल में इन लोगों को सब कुछ दिखा रहा होता है। खैर असल दुनिया में अभी पार्कर की माँ की आत्मा उसे जॉश के परिवार को बार बार खत्म करने के लिए कह रही थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है। और अब वैसे इसके बाद से हम जॉश के अंदर मौजूद पार्कर को जॉश ना कहकर पार्कर ही बोलेंगे। और तभी हम ये देखते हैं कि रिने कैली को भी कुछ टाइम के लिए जेसिका के घर पर ही छोड़ देती है। अब यहाँ पर हम पार्कर क्रेन के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो असल में उसकी माँ का नाम था मिशेल क्रेन, यानी कि वो व्हाइट ड्रेस में जो लेडी है वो है मिशेल क्रेन। उसको उसके पति ने छोड़ दिया था, जिसके बाद से वो अपने बेटे के साथ में ही रहने लगी थी। लेकिन अब पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन था, वो स्टार्टिंग से साइको थी या फिर क्या था, वो हमेशा से लड़की चाहती थी। अब हो सकता है कि शायद से उसके साइको बिहेवियर की वजह से उसके पति ने उसको छोड़ दिया होगा, या फिर जब वो जिद करती होगी कि उसको गर्ल चाइल्ड चाहिए तो उसके पति ने मना कर दिया होगा और उसको छोड़ दिया होगा। उसके बाद से ही वो अपने बेटे को मैरिलिन बुलाया करती थी। पार्कर को वो बार बार टॉर्चर करती और हमेशा उसको डराती धमकाती थी कि हमेशा लड़की की ड्रेस में रहोगे तो ही अच्छा रहेगा और तुम्हारा नाम पार्कर नहीं है बल्कि मैरिलिन है, जिसके चलते पार्कर को काफी दुख होता था और बचपन से ही वो अब्यूज झेलता आया था। उसके बाद भी उसकी माँ उसको बहुत अब्यूज करती थी, कंट्रोल करती थी। इस मूवी के अंदर ये तो बताया नहीं गया है कि मिशेल क्रेन कैसे खत्म हुई, लेकिन वहां पर रखी हुई लाशों को देखकर पता लगता है कि पक्का हो सकता है कि बड़े होकर पार्कर ने उसको खत्म कर दिया होगा, क्योंकि वो उसको बहुत ही ज्यादा अब्यूज करती थी। लेकिन आज भी उसकी आत्मा का अपने बेटे की आत्मा पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जिसके चलते वो ब्लैक ब्राइड की ड्रेस में आकर कुछ भी करने को तैयार था। खैर अब इसके बाद में लोरेन के पास में टक्कर मैसेज करके कहता है कि हम तैयार हैं। ये सुनकर लोरेन और रिने घर के अंदर जाने लग गए थे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि यहाँ पर जॉश जो था उसके अंदर जो पार्कर क्रेन था उसने इन सबको यहाँ पर बेहोश कर दिया था, यानी कि कार्ल को, टकर को और स्पेक्स को, और खुद उसके फोन से मैसेज कर दिया। अभी उन लोगों के वहां जाने पर उन्हें पूरे घर के अंदर अंधेरा दिखता है, जिस दौरान डाइनिंग एरिया में पार्कर अजीब तरह से बैठा हुआ था। पार्कर की बूढ़ी आत्मा की वजह से जॉश के फेस पर भी झुर्रियां दिखाई देने लगी थी। तब लोरेन सबसे पहले उससे कार्ल के बारे में पूछती है, जिस पर वो झूठ बोल देता है कि वो तो वहां पर आया ही नहीं। लेकिन तभी पार्कर के हाथ से कार्ल का डाइस गिरता है और यहाँ पर मैं जब पार्कर बोलूंगा तो समझ लेना कि जॉश के अंदर पार्कर है। ये देखकर लोरेन और रिने सब समझ गए थे, पर तभी पार्कर की आत्मा यानी कि जिसने पस करा हुआ था उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ झपट पड़ता है, जिसको देखकर लोरेन और रिने घर में भागना शुरू कर देती हैं। इस समय वो दोनों पियानो वाले कमरे में चली गई थी, लेकिन पार्कर अंदर आकर सबसे पहले तो लोरेन को एक कमरे में बंद करता है, जिसके बाद वो रिने को पकड़कर खत्म करने की कोशिश करने लग गया था। इस समय रिने को उसके अंदर ब्राइड इन ब्लैक साफ दिखाई दे रही होती है, पर तभी किस्मत से घर के बाहर जेसिका डॉल्टन और फॉस्टर को छोड़ जाती है, जिस दौरान डॉल्टन ने घर में आते ही रिने को बचाने के लिए बेसबॉल बैट से अपने ही पिता या फिर ये कहें कि पार्कर के ऊपर हमला कर दिया था। इसी मौके का फायदा उठाकर रिने जल्दी से फॉस्टर और डॉल्टन को लेकर बेसमेंट के अंदर घुसकर वहां का दरवाजा बंद कर लेती है, जिसके बाद वो नीचे मौजूद एक कमरे में आ गई थी और उसको भी अच्छे से लॉक करके उसने भारी सामान को गेट के सामने बंद कर दिया था। तब पार्कर
गुस्से से पागल होकर सीधा गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसमें सच में काफी मेहनत लग रही थी। तभी फर्दर वर्ल्ड के अंदर बेसमेंट के रास्ते से कार्ल, जॉश और एलिस अब तक पार्कर के बचपन के घर में पहुंच जाते हैं। और ये फर्दर काफी अलग तरह से काम करता है। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल दुनिया के रूल नहीं चलते, कहीं से कहीं पर भी पहुंचा जा सकता है। जिस दौरान जब वो तीनों उसके कमरे में जाते हैं तो पार्कर बहुत ही उदास होकर लड़की के कपड़ों में बैठा हुआ था। तभी उसके कमरे में उसकी माँ मिशेल क्रेन बहुत ही गुस्से में एक ड्राइंग लेकर आती है, जिस ड्राइंग के अंदर पार्कर ने अपना नाम पार्कर क्रेन लिखा हुआ था। और इसी बात से उसकी माँ को चिढ़न हो गई थी। पार्कर क्रेन की माँ के हिसाब से ये नाम उसके पिता का दिया गया था। मिशेल क्रेन के हिसाब से पार्कर का जो नाम था वो उसके पिता ने उसको दिया था, जबकि उसके हिसाब से तो वो मैरिलिन था। और यही बताते हुए पार्कर की माँ गुस्से में उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है। सिंपल सी बात है, वो हमेशा से लड़की चाहती थी और यहाँ पर वो पार्कर को मैरिलिन की तरह रखती थी। लेकिन तभी पार्कर की माँ को एहसास हो जाता है कि वहाँ पर एलिस और कार्ल भी थे, लेकिन एलिस उससे बिल्कुल नहीं डर रही थी। लेकिन यहाँ पर उसकी शक्ति ज्यादा थी और उनको देखकर वो उन्हें कमरे से बाहर निकाल देती है। इसी वजह से जॉश अकेले उसी कमरे में फंस गया था। जिस दौरान जॉश के सामने उन सभी लेडीज की आत्माएं आ गई थी जिन्हें पार्कर ने अपनी माँ के कहने पर खत्म किया था। और वहाँ पर पार्कर की माँ भी थी, विच एक्सप्लेन्स कि हो सकता है कि पार्कर ने अपनी माँ को भी खत्म कर दिया होगा बाद में। तब एलिस बाहर से जॉश को बताती है कि अगर उसे पार्कर को सही करना है तो उसे उसकी माँ को ही खत्म करना पड़ेगा। जिसको सुनकर जॉश उन लेडीज में पार्कर की माँ को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पार्कर की माँ जॉश के सामने आते ही उल्टा उसको खत्म करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वो काफी कमजोर था। इसी बीच असली दुनिया में पार्कर ने बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ दिया था, जिसके शोर की वजह से अब तक बेहोश पड़े स्पेक्स की आंख खुल जाती है और वो तुरंत ही लोरेन को फ्री करवाता है। इसी बीच पार्कर एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से बेसमेंट के कमरे वाले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जिस दौरान ही डॉल्टन रिने से कहता है कि वो जॉश को ढूंढ कर ला सकता है, क्योंकि वो अभी भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है, जिससे कि शायद से सब कुछ सही हो जाएगा। मगर उसके लिए बस डॉल्टन को सोने की जरूरत थी। ये रिने को काफी खतरनाक लग रहा होता है, मगर तब डॉल्टन फॉस्टर के बैग से उसका कप फोन निकालकर उसका एक सिरा पकड़ता है, जिसकी रस्सी की वजह से उसे यहाँ तक आने का रास्ता पता लग जाएगा और कप फोन के दूसरे सिरे से रिने भी उससे बात कर पाती। अब ये बताकर डॉल्टन सो जाता है और एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगता है और फर्दर वर्ल्ड के अंदर कदम रखने से पहले वो खुद को कप फोन की रस्सी से बांध लेता है। इसी समय तक पार्कर ने बेसमेंट के कमरे के दरवाजे को भी तोड़ दिया था, जिसको देखकर रिने तुरंत ही एक हथौड़े से उस पर वार करने लगती है। मगर पार्कर उससे काफी ताकतवर था, इसी वजह से वो रिने को गिराने के बाद में डॉल्टन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मगर तभी स्पेक्स वहां आकर फिर से पार्कर से लड़ाई करता है। इस बार भी पार्कर स्पेक्स को पीट कर वापस से रिने की तरफ जाने लगता है, जो कि बिल्कुल वही समय था जब फर्दर वर्ल्ड में पार्कर की माँ जॉश को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। उस समय कमरे के बाहर से एलिस पार्कर की माँ की शक्तियों की वजह से दरवाजा नहीं खोल पा रही होती। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के बाहर मौजूद छोटे पार्कर पर जाती है। उसे देखकर एलिस उससे हेल्प मांगती है, जिसके बदले में वो पार्कर को फ्री करवा सकती थी और छोटे पार्कर ने इसी शर्त पर एलिस के लिए दरवाजा खोल दिया था। तब एलिस जल्दी से अंदर जाकर पार्कर की माँ के ऊपर फर्नीचर से वार करते हुए उसको खत्म कर देती है। यानी कि पार्कर की शक्तियां और उसकी जिद और सारे के सारे काम जो थे वो उसकी माँ की वजह से थे और उसकी माँ के खत्म होते ही पार्कर भी कमजोर पड़ने लगता है रियल वर्ल्ड के अंदर और वो जॉश के शरीर से निकल जाता है, क्योंकि उसकी बचपन की वो यादें जिनके अंदर वो फंसा हुआ था एलिस ने उसकी वजह ही खत्म कर दी थी और पार्कर को आजाद कर दिया था, क्योंकि पार्कर कभी गलत नहीं था, लेकिन उसकी माँ की वजह से वो ऐसा हो गया। बचपन से टॉर्चर सहता आया था और मरने के बाद भी उसकी माँ ने उसको पीछा नहीं छोड़ा। तभी फर्दर वर्ल्ड के अंदर पार्कर का घर भी बर्बाद होने लगता है, जो कि इन सब की जड़ था, यानी कि सारी की सारी जड़ें उस घर से जुड़ी हुई थी। जिसको देखकर एलिस जॉश को जल्दी से वहां से निकलकर उसके शरीर में जाने के लिए कहती है, क्योंकि एलिस ने एक बहुत ही अच्छी जगह ढूंढ ली थी और वो अब खुश भी है। जिस दौरान जॉश चाहता था कि वो एलिस को अपने साथ ले जाए। एलिस ये कहती है कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, मगर कार्ल को जरूर ले जा सकता है, यानी कि कार्ल जो था वो मरा नहीं था और एलिस ने कार्ल को जब हक करा था तो उसने कार्ल की हार्ट बीट महसूस कर ली थी, जिसका मतलब कि रियल वर्ल्ड में उसका शरीर पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ था। ये सुनकर कार्ल और जॉश एलिस को गुड बाय कहकर तुरंत वहां से निकलते हैं। जिस दौरान फर्दर वर्ल्ड के अंधेरे में उन्हें कई सारी आत्माएं और बाद में डॉल्टन मिल जाता है, जो कि फॉस्टर के फोन कप के वायर को फॉलो करते हुए जॉश और कार्ल को वापस ले आया था। तब जॉश के होश में आते ही वो सबसे पहले फॉस्टर और डॉल्टन को गले से लगा लेता है, जैसा कि वो पहले करता था। जिस दौरान शुरुआत में तो रिने जॉश के पास जाने में डर रही थी, लेकिन जैसे ही उसको ये एहसास होता है कि यही असली जॉश है तो वो तुरंत उसको हक करके किस करती है और इतने में ही लोरेन भी वहां पर आकर सबको देखकर काफी खुश थी।
इवन अब तक टकर भी होश में आकर वहां आ चुका था, जिसके अगले ही दिन कार्ल जो होता है वो वही मेट्रोनोम का इस्तेमाल करके जॉश और डॉल्टन दोनों की एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाली मेमोरीज को मिटा देता है ताकि बाद में वो कभी ऐसी मुसीबत में ना फंस जाएं। खैर इसी के साथ अब कहानी वहां से कुछ दिनों आगे जाती है जब स्पेक्स और टकर अचानक ब्रायन नाम के एक आदमी के घर जाते हैं, जिससे वो कहते हैं कि उनकी एक खास दोस्त ने हाल ही में ही एलिसन से बात करी है। अब ये सुनकर ब्रायन पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि जो एलिसन थी वो तो इस हालत में थी ही नहीं कि वो बात कर सके। इसी वजह से वो टकर और स्पेक्स को वहां से भेजने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रायन की बीवी और बेटी गेट पर आ जाते हैं। अब उसी दौरान ब्रायन की बेटी को टकर और स्पेक्स के पीछे एलिस की आत्मा दिखाई दे रही होती है। तभी एलिस जो होती है वो उस लड़की को शांत रहने का इशारा करके घर के अंदर जाती है, जहाँ पर एलिसन एक कुर्सी पर बैठी हुई कुछ घूर रही थी। तब आसपास के नजारे को देखकर एलिस की आत्मा सच में काफी डर जाती है, लेकिन एलिस ने वहां पर क्या देखा इसके बारे में हमें इस कहानी के तीसरे पार्ट में जानने के लिए मिलेगा, जहां पर हम एलिसन की कहानी को जान पाएंगे कि आखिरकार एलिसन और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। और बूम, इसी के साथ में इंसीडियस 2 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंसीडियस पार्ट 2 अच्छा लगा होगा और काफी अच्छी फिल्म है ये। इसके बाद में हम देखने वाले हैं पार्ट 3 में एलिसन की कहानी कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है और एलिस उसकी हेल्प कैसे करेगी। पार्ट 4 के अंदर हम एलिस को खुद को देखेंगे कि आखिरकार वो यहाँ पर ऐसी कैसे हो गई, उसके पास में एक खास शक्ति कहाँ से आई थी और वो टकर और स्पेक्स से कैसे मिली थी। और अगर आपने अभी तक इंसीडियस 1 को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ मैंने एक्सप्लेन किया है पीनाक थाईलैंड हॉरर फिल्म को, काफी खतरनाक फिल्म है, इनके सामने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ पार्ट 3 के साथ में, तब तक के लिए